हाँ, तो अपन आज बच्चों चैप्टर का नाम है जनन की विशिष्ट विधियाँ, उनका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है जो कि आरबीसी के सिलेबस में दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनन की विशिष्ट विधियाँ। अब इसमें जनन की विशिष्ट विधियों में अपन सबसे पहले जनन की विशिष्ट विधि लेंगे जिसका नाम है बहुभ्रूणता। जिसका नाम क्या है? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को अपन क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से भी जानते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब होता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता की सबसे पहले आपको परिभाषा समझाते हैं। बहुभ्रूणता होता क्या है कि सामान्यतः एक बीज के अंदर, जैसे एक बीज है उसमें एक भ्रूण पाया जाता है। अपन जानते हैं एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, और सामान्य कंडीशन ऐसी है कि एक बीज को अपन बोलते हैं एक पौधा उगता है, तो सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बहुभ्रूणता की बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, नाम से ही पता चलता है एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होगा। ये बीज आपने देखा, ये जैसे मान लो ये संतरे का बीज है, इसमें एक भ्रूण, ये दूसरा भ्रूण, ये तीसरा भ्रूण, ये चौथा भ्रूण। तो एक बीज है लेकिन उसमें भ्रूण की संख्या एक से अधिक है, तो उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता की परिभाषा पूछी तो आप बताओगे एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है। अब बहुभ्रूणता की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी, एंटनी वॉन लुवेनॉफ ने। वैज्ञानिक था एंटनी वॉन लुवेनॉफ। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था? बहुभ्रूणता की खोज की थी। तो बहुभ्रूणता का खोज करता था एंटनी वॉन लुवेनहॉक। इसने संतरे के अंदर बहुभ्रूणता की खोज की थी। अब ये अनावृत बीजी पादपों के अंदर क्या है? एक सामान्य लक्षण है। ये अनावृत बीजी पादपों के अंदर जो अनावृत बीजी पादप है उसमें बहुभ्रूणता एक सामान्य लक्षण है। ये क्वेश्चन आता है कि अनावृत बीजी पादपों में क्या, किन पादपों में ये सामान्य लक्षण है? तो आपको बताना अनावृत बीजी पादपों में ये एक सामान्य लक्षण होता है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पादप है उसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, जैसे संतरा है, संतरे के अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है, जैसे एलियम है, जैसे जामुन है, जैसे क्रोटोलेरिया है। ये ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता किस किस में पाई जाती है? संतरे के अंदर, एलियम के अंदर, जामुन के अंदर, क्रोटोलेरिया के अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है। जब बीज का विकास होता है, जब बीज का विकास होता है तो एक से अधिक भ्रूण सामान्यतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे बीज का विकास होगा वैसे वैसे क्या होंगे? एक से अधिक जो भ्रूण होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। एक से अधिक भ्रूण नष्ट हो जाते हैं, केवल एक भ्रूण ही शेष बचता है। यानी जैसे जैसे विकास होता है, ये बीज है, इसके अंदर बहुत सारे भ्रूण हैं, लेकिन इस बीज का विकास हुआ तो सारे भ्रूण नष्ट हो जाते हैं, आखिर में एक भ्रूण बचता है और बीज को जमीन में बोते हैं तो एक पौधा उगता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, वेंडा। वेंडा नामक पादप है, उसमें जब बीज का अंकुरण हुआ तब तक बहुभ्रूणता देखी गई। वेंडा नामक पादप में बीज का अंकुरण होता है तब तक बहुभ्रूणता देखी जाती है। इसके बीज को बोया, एक पौधा उग गया, दूसरा पौधा उग गया और तीसरा पौधा उग गया। तो एक पादप से 2-3 पौधे उग गए हैं, तो ये बहुभ्रूणता का एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आती है बहुभ्रूणता की परिभाषा। बहुभ्रूणता की परिभाषा ऐसे है कि सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन एक बीज में जब एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं बहुभ्रूणता। तो सबसे पहले डेफिनेशन हो गई कि एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं बीज में, उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि किस वैज्ञानिक ने किस पौधे के अंदर बहुभ्रूणता की खोज की है? तो एंटनी वॉन लुवेनहॉक वैज्ञानिक था, उसने संतरे के अंदर बहुभ्रूणता की खोज की थी। अब सवाल आता है कि आवर्त बीजी पादपों का सामान्य लक्षण है, अनावर्त बीजी पादपों का सामान्य लक्षण है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ये अनावर्त बीजी पादपों का सामान्य लक्षण है। फिर कुछ पौधों के नाम बताओ जिनके बीजों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो संतरा है, एलियम है, जामुन है, क्रोटोलेरिया है। ये ऐसे पादप होते हैं जिसके अंदर बहुभ्रूणता देखी जाती है।
अब आपको समझाना है कि जैसे जैसे बीज का विकास होता है एक से अधिक भ्रूण नष्ट हो जाते हैं और आखिर में एक बचता है। लेकिन वेंडा के जब बीज को बोया जाता है, वेंडा के जब बीज को बोया जाता है तो एक से अधिक उसमें क्या पाए जाते हैं, भ्रूण पाए जाते हैं और बीज का अंकुरण होता है तो 2-3 पौधे उग जाते हैं। तो वेंडा का याद रखना एग्जाम्पल कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके बीज को बोने पर 2-3 पौधे उग जाते हैं, यानी बीज के अंकुरण के समय तक वो भ्रूणता किस किस में पाई जाती है, तो उसमें एक वेंडा नाम आपको याद रखना है। हाँ, तो जनन के विशेष विधियों में बहुभ्रूणता के कारण पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक है बहुभ्रूणता के कारण। बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण है? बहुभ्रूणता के बच्चों आपको 4 कारण बताते हैं मेनली। सबसे पहला कारण है प्राग भ्रूण का विदलन। प्राग भ्रूण है उसका विदलन, सबसे पहला कारण है प्राग भ्रूण का विदलन। जो प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण होता है उस भ्रूण को कहते हैं प्राग भ्रूण। प्राग भ्रूण के विदलन से क्या होता है, बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, इनका संलयन हुआ, ये द्विगुणित युग्मनज बना, फिर द्विगुणित युग्मनज से 2 कोशिका बन गई, फिर 2 कोशिका से 4 कोशिका बन गई और 4 से फिर 8 कोशिका बन गई। इस तरह से ये कोशिकाओं का निर्माण हुआ, चतुष्टासन, अष्टासन। अगर इसमें जैसे ये 2 कोशिकाएं अलग हो जाए और प्रत्येक से एक नया भ्रूण बने, इससे भी एक भ्रूण बन जाए और इससे भी एक भ्रूण बन जाए, तो ये है प्राग भ्रूण। प्राग का मतलब होता है प्रारंभिक भ्रूण। इस प्रारंभिक भ्रूण के अगर 2-3 टुकड़े हो जाए और प्रत्येक से एक नया भ्रूण बने तो उसको कहते हैं बहुभ्रूणता का कारण। तो ये आपने देखा कि ये जैसे 2 कोशिका की अवस्था है, इसमें दोनों भ्रूण है वो अलग हो गए। ये 4 कोशिका की अवस्था है, चारों अलग हो गई, 4 भ्रूण हो गए। 8 कोशिका की अवस्था है, 8 अलग हो गई, तो इससे बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरा कारण होता है कि भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा, भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भी भ्रूण बने। भ्रूण कोश की जो अंड कोशिका, जैसे आपने भ्रूण कोश देखा है, इसमें अंड कोशिका से तो भ्रूण बनता ही है। यदि ये सहायक कोशिका इससे भी भ्रूण बनना शुरू हो जाए या ये प्रतिमुखी कोशिका है इससे भी भ्रूण बनना शुरू हो जाए तो बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। तो क्या देखा आपने? आपने देखा कि भ्रूण कोश है उसकी अंड कोशिका के अलावा, अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, तो ये भी बहुभ्रूणता का कारण है। तो बहुभ्रूणता का दूसरा कारण है भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका है उससे भ्रूण का निर्माण हो, उससे भ्रूण का निर्माण हो। तो ये आपको बताना दूसरा इसका ये है बहुभ्रूणता का कारण। पहला है प्राग भ्रूण का विदलन, जो प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण है उसके अगर विदलन हो जाए तो बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा ये है कि ये भ्रूण कोश की अंड कोशिका है, इससे तो भ्रूण बना ही बना, सहायक कोशिका से भी भ्रूण बन गया और ये प्रतिमुखी कोशिका इससे भी भ्रूण बन गया। तो ये सहायक कोशिका इससे भी अगर भ्रूण बन जाए और अगर ये प्रतिमुखी कोशिका है इससे भी भ्रूण बन जाए तो ये तीसरा कारण है बहुभ्रूणता का। ठीक है, अब दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण आपको बहुभ्रूणता का बताते हैं कि बीजांड का, बीजांड है उसमें भ्रूण कोश की संख्या 1 से अधिक होना। बीजांड में भ्रूण कोश की संख्या, बीजांड में भ्रूण कोश की संख्या 1 से अधिक होना, 1 से अधिक होना। आपने जब बीजांड को देखा तो इस बीजांड है, इस बीजांड में एक भ्रूण कोश होता है। इस बीजांड में कितना भ्रूण कोश होता है? 1 होता है, लेकिन इसमें 1, 2, 3 और 4 भ्रूण कोश हो जाए। प्रत्येक भ्रूण कोश से एक भ्रूण बने, ये भ्रूण बन गया, इस भ्रूण कोश से भ्रूण बन गया, इस भ्रूण कोश से भ्रूण बन गया, इस भ्रूण कोश से भी क्या बन गया? भ्रूण बन गया। तो भ्रूण कोश की संख्या, ये भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश की संख्या बीजांड में 1 होती है, लेकिन भ्रूण कोश 1 से ज्यादा हो। अगर भ्रूण कोश 1 से ज्यादा होंगे और प्रत्येक भ्रूण कोश से एक भ्रूण बनेगा तो बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। अब चौथा है कि बीजांड काय या अध्यावरण से, बीजांड काय या अध्यावरण की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होना। बीजांड काय या अध्यावरण की किसी कोशिका से, बीजांड काय या अध्यावरण की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होना, इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। इसको अपस्थानिक भ्रूणता के
नाम से भी जानते हैं। अपने को पता है कि ये जैसे आपने देखा ये क्या है, ये अपने पास में अध्यावरण है और ये क्या है, इसके अंदर ये बीजांडकाय है। अब ये भ्रूण कोश से तो भ्रूण बनेगा, यदि बीजांडकाय की किसी कोशिका से भ्रूण बन जाए या अध्यावरण की किसी कोशिका से भ्रूण बन जाए तो उसको भी बहुभ्रूणता का कारण माना जाता है। तो बहुभ्रूणता के 4 कारण हैं। अब आपको मैं ध्यान रखना है, सबसे पहले जैसे प्राग भ्रूण का विदलन हुआ, यानी ये प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण होता है। जैसे जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं नहीं होते हैं, 2 कोशिका होती है, दोनों अलग होती है, 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। 4 कोशिका होती है, 4 अलग हो जाती है, 4 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। वैसे ये प्रारंभिक अवस्था में क्या है, भ्रूण है, इसके टुकड़े हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, वो भ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरा है भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण बन जाए तो भी वो भ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। फिर है बीजांड का जो भ्रूण कोश है, बीजांड में भ्रूण कोश की संख्या 1 से अधिक होती है। बीजांड में भ्रूण कोश की संख्या 1 से अधिक होगी तो उससे वो भ्रूणता उत्पन्न होगी। फिर बीजांड का या अध्यावरण की किसी कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाए, बीजांड का या अध्यावरण की किसी कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाए तो ये भी वो भ्रूण का कारण है। ये आपको इसमें बताना है, मैं इसको क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल आता है अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं, तो अपने को बताना है कि बीजांड का या अध्यावरण की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है उसको कहते हैं ये अपस्थानिक भ्रूणता। तो ये अपने को रीजन याद रखने हैं कि आखिर वो भ्रूणता 1 से अधिक भ्रूण क्यों उत्पन्न हुए हैं। जैसे प्राग भ्रूण का विदलन हुआ है, भ्रूण कोश की अंड कोशिका व सहायक कोशिका से भ्रूण बना है। जैसे अपन कह रहे हैं बीजांड में भ्रूण कोश की संख्या 1 से अधिक है, बीजांड का या अध्यावरण की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो रहा है। ये रीजन अपने को ध्यान रखने बहु भ्रूणता के। तो अब अपन क्या है, इस बहु भ्रूणता के महत्व पढ़ेंगे कि बहु भ्रूणता के क्या क्या महत्व है। बहु भ्रूणता के महत्व, ये भी 2 नंबर का सवाल आता है कि बहु भ्रूणता के महत्व लिखो। तो बहु भ्रूणता के 2-3 महत्व बहुत इंपॉर्टेंट महत्व हैं। अब क्या होता है, कुछ पादप होते हैं उनको रोग रहित बनाना होता है। तो अपन देखते हैं कि ये बीजांडकाय है, ये बीजांडकाय है। इस बीजांडकाय से जो पादप बनेंगे, बीजांडकाय से जो पादप बनते हैं उन पादपों की विशेषता, बीजांडकाय से अपन भ्रूण बनाएंगे। ये भ्रूण एक्चुअल में मातृ पादप के समान होंगे। सबसे पहली विशेषता तो ये होगी इसका महत्व कि बीजांडकाय से जितने भी भ्रूण बनते हैं वो मातृ पादप के समान होते हैं, क्योंकि बीजांडकाय की कोशिका द्विगुणित है और इसमें जो गुणसूत्र है वही अगले भ्रूण में जाते हैं। तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अंशसूत्र विभाजन नहीं हो रहा, युग्मक जनन नहीं हो रहा, निषेचन नहीं हो रहा है। तो ये डिट्टो उसके जैसे के जैसे बढ़ाए जाते हैं। यानी बीजांडकाय से जो भ्रूण बनते हैं उन भ्रूणों की सहायता से अपन मातृ पादप के समान पादपों का निर्माण कर सकते हैं। मातृ पादप के समान गुणों वाले, मातृ पादप के समान गुणों वाले पादपों का निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहला महत्व तो इसका ये है कि बीजांडकाय से जो भ्रूण बनेगा वो भ्रूण एक्चुअल में कॉपी होगी, यानी वो क्लोन होगा अपने जनक के समान। तो बीजांडकाय से जो भ्रूण बनते हैं मातृ पादप के समान गुणों वाले पादप होते हैं। और इन पादपों की विशेषता ये है कि ये पादप है, ये मातृ पादप के समान है। जैसे इसमें गुणसूत्र वैसे ही भ्रूण में गुणसूत्र, तो इस तरह से ये मातृ पादप के समान गुण वाले। बीजांडकाय से जो भ्रूण बनते हैं उन भ्रूण की विशेषता होती है वो संकरोज होते हैं, यानी वो अच्छे गुणों वाले होते हैं, वो संकरोज होंगे, अच्छे गुणों वाले पादप होंगे, उसमें अच्छे अच्छे लक्षण होंगे। फिर बीजांडकाय की सहायता से नींबू के अंदर जो भ्रूण बनाए जाते हैं उन भ्रूणों की विशेषता होती है वो रोग रहित होते हैं, यानी विषाणु रहित। अगर मान लो नींबू है, उस नींबू के पादप को किसी प्रकार का विषाणु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो रहा है तो अपन बीजांडकाय की कोई कोशिका लेंगे और बीजांडकाय की, जैसे नींबू की ये बीजांडकाय की कोशिका है, इसका संवर्धन कर लिया। और संवर्धन करके विशेषता क्या है कि ये बीजांडकाय की कोशिका विषाणु रहित है, इसको किसी प्रकार का विषाणु नहीं लगा है, ये विषाणु नहीं लगा होता है। इस कोशिका को अपन लेकर एक नया नींबू का पौधा बढ़ाते हैं। अपन ने कौन सी कोशिका ली है, बीजांडकाय की कोशिका ली है। बीजांडकाय की कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। फिर अपन ने इसको संवर्धन किया
और संवर्धन करके विषाणु रहित पादप का निर्माण किया जाता है। तो नींबू के पौधे को जैसे किसी प्रकार का मान लो विषाणु रोग लगा हुआ है और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो अपने से पूछा कि नींबू का पौधा है उसको विषाणु रहित करना है, तो अपन कौन सी कोशिका लेंगे? बीजांडकाय की कोशिका लेंगे और बीजांडकाय की कोशिका का संवर्धन करेंगे और एक नया पादप बढ़ाएंगे। इस तरह से ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पहली विशेषता होगी कि इसकी सहायता से क्या किया जाता है, ऐसे भ्रूण बनाए जाते हैं जो मातृ पादप के समान गुणों वाले होते हैं। इसी तरह से अपन संकरवोज पादप बना सकते हैं, इसी तरह से अपन विषाणु रहित पादप बना सकते हैं। इसी तरह से अपन को क्या होती है, अगर वंशावली बनानी होती है, वंशावली भी कैसी, समयुग्मकी वंशावली, समयुग्मकी या अपन कह सकते हैं जिसमें समान गुण हो, ऐसी वंशावली बढ़ानी होती है तो अपन बीजांडकाय का उपयोग करते हैं। इसमें एक रासायन का उपयोग किया जाता है, कॉलचिसिन रासायन। कॉलचिसिन रासायन का उपयोग किया जाता है। कॉलचिसिन रासायन क्या करता है, जैसे ये कोशिका द्विगुणित है, इस द्विगुणित कोशिका को ये चतुर्गुणित कोशिका में बदल देता है या इसको षटगुणित कोशिका में बदल देता है। ठीक है, इस कोशिका का अपन संवर्धन करते हैं और नया पादप बनाते हैं। तो इस पादप के अंदर जो विशेषता होती है वो ये है कि ये एक से ज्यादा बहुगुणित है, यानी बहुगुणित पादप है एक तरह से। तो अपन ने एक ही तरह के जो गुण सूत्रों की आवश्यकता होती है उस कंडीशन के अंदर अपन ये विधि अपनाते हैं। ये कॉलचिसिन रासायन क्या होता है, कॉलचिकम ऑट मोनल पादप से प्राप्त होता है। अपन को जब समयुग्मों की वंशावली बनानी होती है, नेचुरल सी बात है बच्चों, आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको थोड़ा ध्यान से समझाता हूँ कि ये कोशिका है बीजांडकाय की, और आपको क्या करना है, इस बीजांडकाय की कोशिका है उसके ऊपर कॉलचिसिन रासायन डालना। तो इसमें तंतु नहीं बनेंगे और ये बन जाएगी कोशिका षटगुणित, ये कोशिका बन जाएगी षटगुणित। इस कोशिका में एक ही तरह के गुणसूत्र हैं जिनके 6 सेट है, जिनके 6 सेट है। इन कोशिकाओं को अपन क्या करेंगे, संवर्धन माध्यम में डालेंगे और एक नया पादप बनाएंगे। वो पादप होगा बहुगुणित। कैसा होगा? बहुगुणित होगा। इस पादप की सहायता से जैसे षटगुणित गौ बनाए जाते हैं, ट्रिटिकेल जो षटगुणित गौ होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो ये एक ऐसी विधि होती है जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भ्रूण बनाते हैं जो षटगुणित होते हैं। तो जैसे पूछा वो भ्रूणता के महत्व क्या है, तो आपको 4 महत्व याद रखने हैं। सबसे पहला तो है मातृ पादप के समान गुणों वाले पादप का निर्माण करना। बीजांडकाय की कोई कोशिका ली, उससे भ्रूण बनाया, वो भ्रूण मातृ पादप के समान गुणों वाला होगा। तो पहला महत्व ये हो गया। दूसरा, भ्रूण ऐसे बनाए जाते हैं जो संकरवोज होते हैं, यानी उसमें अच्छे गुण होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उत्पादन अधिक होता है। इसके अलावा उसमें वो किसी भी परिस्थिति में सहन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पादप बनाए जाते हैं। तो बीजांडकाय से जो भ्रूण बनेंगे वो भ्रूण संकरवोज होंगे। तीसरा महत्व हो गया विषाणु रहित पादपों का निर्माण करना। चौथा हो गया समयुग्मों की वंशावली का निर्माण करना। ये आपको 4 महत्व याद रखने हैं। तो ये बहुत भ्रूणता वाला टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लेना आप लोग और इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बार बार समझ में आ जाएगा। तो इसमें सवाल आ सकता है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? अनावर्त बीजी पादपों में ये सामान्य लक्षण है, बहुभ्रूणता है, उसके कारण और बहुभ्रूणता के महत्व। इन सब पॉइंटों पे आपको ध्यान देना है और आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यह आरबीसी में चौथा चैप्टर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, उसमें जनन की विशिष्ट विधियों में बहुभ्रूणता टॉपिक है वो दे रखा है, उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। थैंक यू।